हेलो दोस्तों, फाइनली जीएसटी आ गया। बहुत वेट करने के बाद। तो जीएसटी अगर आ गया है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या बेनिफिट वो लेके आया है और 30 जून 2017 तक क्या क्या बेनिफिट हमारे पास था वो अब नहीं रहा। तो आज हम देखने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंडिया में जो जीएसटी लॉ है वो ड्यूअल जीएसटी है। ड्यूअल जीएसटी इसलिए है क्योंकि जीएसटी का जो भी कलेक्शन होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और दूसरा पार्ट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। जीएसटी लॉ में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे जीएसटी एप्लीकेबल है, बट जीएसटी लॉ में ऐसे भी गुड्स और सर्विसेज का लिस्ट रखा गया है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज में रखा गया है। अब जीएसटी लॉ आ जाने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सेम कैटेगरी में सेम लेवल पे आ गए हैं। टैक्स के पर्पज से देखा जाए तो ये दोनों में अभी कोई डिफरेंस नहीं रहा है। अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से देखने जाओ तो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस गुजरात या महाराष्ट्र से रन कर रहे हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लायबिलिटी है वो 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर जाता है, तो फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश ये स्टेट में नॉर्थ स्टेट में आप अगर देखने जाओ तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो लायबिलिटी है वो 10 लाख का टर्नओवर होता है या फिर उसके ऊपर होता है, तो फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाती है। जीएसटी को अलग अलग रेट में कैटेगरी के हिसाब से रखा गया है। फॉर एग्जांपल 5%, 12%, 18% और 28%। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे देखते हैं अभी इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन डिफरेंट सेक्टर। कौन से सेक्टर में जीएसटी इम्पैक्ट करेगा? फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑन ट्रेडर्स, जो भी होलसेलर या रिटेलर है वो। इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरर्स, जो भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, गुड्स को बनाता है। इम्पैक्ट ऑन सर्विस प्रोवाइडर, जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है। इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर, जो भी प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूम करता है और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। फिर इम्पैक्ट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इम्पैक्ट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, इम्पैक्ट ऑन द कंट्री एंड ओवरऑल इम्पैक्ट। दोस्तों आज हम पहले देखने वाले हैं इम्पैक्ट ऑन ट्रेडर्स, वेदर होलसेलर और रिटेलर। तो ये जो पार्ट है उसको हमने 8 पॉइंट में डिवाइड किया है। ये 8 पॉइंट को हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे और जहाँ पे एग्जाम्पल की ज़रूरत होगी वहाँ पे एग्जाम्पल थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन जो है उसमें जीएसटी में बताया गया है कि जीएसटी की जो लायबिलिटी है, जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही होगा। जितना आप वैल्यू एडिशन करोगे उतना ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड डीलर से आप परचेस करोगे तो आपको उसकी क्रेडिट भी मिलेगी। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने गुड्स बेचा मिस्टर बी को। गुड्स की जो वैल्यू है वो 1000 है और 12% जीएसटी के हिसाब से 6% सीजीएसटी आता है और 6% एसजीएसटी आता है। तो 6% सीजीएसटी कलेक्ट करता है तो हो जाता है 60 रुपीज़, और एसजीएसटी कलेक्ट करता है तो 60 रुपीज़ होता है। तो टोटल वैल्यू हो जाते हैं 1120 रुपीज़। फिर वही सेम गुड्स मिस्टर बी है वो मिस्टर सी को सेल करता है, तो गुड्स की वैल्यू है 1500। मिस्टर बी ने 1000 का गुड्स जो परचेस किया था उसमें 500 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड किया। फिर मिस्टर सी को बेचा तो उसने 6% सीजीएसटी कलेक्ट किया 90 रुपीज़ और एसजीएसटी कलेक्ट किया 6% के हिसाब से 90 रुपीज़। तो टोटल वैल्यू हो जाता है 1680 रुपीज़। तो दोस्तों अभी कौन सा डिपार्टमेंट कितना कलेक्शन करेगा वो देखते हैं। तो मिस्टर ए ने जो 60 रुपीज़ कलेक्ट किया है वो कलेक्ट करेगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट 60 रुपीज़, और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगा 60 रुपीज़। अब मिस्टर बी ने जो 90 रुपीज़ कलेक्ट किया है वो 90 रुपीज़ पूरा सीजीएसटी या एसजीएसटी डिपार्टमेंट को पेमेंट नहीं करेगा। उसने जो ए से परचेस किया है तो ए ने 60 रुपीज़ ऑलरेडी जीएसटी के नाम पे चार्ज करके दिया है इनवॉइस में। तो मिस्टर बी जो है वो
₹60 की यहाँ पे क्रेडिट ले सकता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ₹30 पे करेगा, 90 माइनस 60। और सेम SGST में भी वो ₹30 ही पेमेंट करेगा, क्योंकि ₹60 पहले ही ए ने बी को इनवॉइस में GST के नाम पे चार्ज करके दिया था। तो इन शॉर्ट बी ने जो है वो अपना खुद का जो प्रॉफिट है वो ₹500 रखा था, उसकी कॉस्ट में ₹500 ऐड किया और फिर सी को वो गुड्स बेच दिया। तो 500 के ऊपर आप अगर 6% कैलकुलेट करोगे तो ₹30 ही आता है। मतलब जितना वैल्यू एडिशन, जितना प्रॉफिट या कॉस्ट, जितना एक्सपेंसेस आप ऐड करोगे उसके ऊपर आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो जितना भी आपको अमाउंट आएगा उतना भरना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे जो जहाँ से आप परचेस करोगे उसकी आपको क्रेडिट मिलेगी और जितना वैल्यू एडिशन होगा उतना ही आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था फर्स्ट पॉइंट, टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। अब सेकंड पॉइंट है रिड्यूस कास्केडिंग। ये कास्केडिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है और सर्विसेज है उसकी वैल्यू डाउन हो गई है। तो GST लॉ में ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं, ये उनमें से एक है रिड्यूस कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स। 30 जून 2017 तक CST की, सेंट्रल सेल्स टैक्स की कोई क्रेडिट नहीं मिलती थी और एक्साइज ड्यूटी की भी क्रेडिट नहीं मिलती थी। अगर परचेस करने वाला रीमैन्युफैक्चर नहीं करेगा प्रोडक्ट को तो एक्साइज की क्रेडिट नहीं मिलती थी। बट अभी GST में ऐसा कोई फंडा नहीं है, सीधा आपको GST का क्रेडिट मिल जाएगा। ये भी एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे दो कंपैरिजन दिया गया है, एक एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस मतलब जो भी करंट अभी GST का है वो, और पहले कौन सी प्रैक्टिस फॉलो होती थी उसका एग्जांपल दिया है। गुड्स की जो वैल्यू है वो 1000 है, एक्साइज ड्यूटी लगाया 12.5% तो 125 रुपीज़ एक्साइज ड्यूटी आया, टोटल हो गया 1125। ये टोटल अमाउंट पे CST चार्ज होगा बिकॉज ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल में लिया गया है। तो 2% CST आएगा ₹22.50। तो टोटल हो जाता है 1147.50 वही सेम गुड्स अभी GST लॉ के हिसाब से बेचें तो गुड्स की वैल्यू है वो 1000 है। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटरस्टेट सेल्स होता है तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, तो उसकी वैल्यू है 125 और टोटल वैल्यू हो जाती है 1125 रुपीज़। तो दोस्तों अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो 30 जून तक ऐसा था कि सोल्ड टू रीमैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स रीमैन्युफैक्चरर को बेचेगा तो रीमैन्युफैक्चरर है वो एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट ले सकता था बट CST की क्रेडिट नहीं ले सकता था। अगर सेम गुड्स है वो नॉन मैन्युफैक्चरर को बेचेगा मैन्युफैक्चरर तो नॉन मैन्युफैक्चरर को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलती थी एक्साइज की और CST की भी क्रेडिट नहीं मिलती थी। बट अभी GST लॉ में मैन्युफैक्चरर जो है वो रीमैन्युफैक्चरर को बेचे या नॉन मैन्युफैक्चरर को बेचे उसको IGST की क्रेडिट दोनों केस में मिलेगी, रीमैन्युफैक्चरर को और मैन्युफैक्चरर को। तो दोस्तों यहाँ पे कास्केडिंग इफेक्ट चली जाने की वजह से यहाँ पे गुड्स की जो वैल्यू है वो 1147.50 था और अभी GST लॉ में कैलकुलेट करने जाएंगे तो 1125 रुपीज़, मतलब CST का जो पोर्शन था वो पूरा का पूरा चला गया, मतलब कि गुड्स की वैल्यू भी डाउन हो गई और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी यहाँ पे मिल जाती है। तो ये था रिड्यूस कास्केडिंग इफेक्ट। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का भी एक ऑर्डर दिया गया है, वही ऑर्डर में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। आपके पास अगर इंटीग्रेटेड GST का कोई भी क्रेडिट है तो इंटीग्रेटेड GST का क्रेडिट आप इंटीग्रेटेड GST की लायबिलिटी के सामने एडजस्ट कर सकते हैं, फिर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की लायबिलिटी के सामने एडजस्ट कर सकते हैं और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की लायबिलिटी के सामने भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर सेंट्रल GST की जो भी क्रेडिट है वो सेंट्रल GST की लायबिलिटी के सामने एडजस्ट कर सकते हैं और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की लायबिलिटी के सामने भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर स्टेट GST की जो भी क्रेडिट है वो स्टेट GST की लायबिलिटी के सामने एडजस्ट हो सकता है और सेंट्रल GST के सामने एडजस्ट हो सकता है। अब दोस्तों ध्यान में ये रखना है कि इंटीग्रेटेड GST का जो भी क्रेडिट है आपके पास वो पहले आप इंटीग्रेटेड GST की लायबिलिटी के सामने ही एडजस्ट करेंगे और अगर कोई भी
एक्सेस पोर्शन पड़ा है आपके पास, एक्सेस अमाउंट पड़ा है क्रेडिट का, तो वो सेंट्रल जीएसटी के सामने एडजस्ट हो सकता है। और अगर फिर भी कोई भी अमाउंट बच गया तो वो स्टेट जीएसटी के सामने एडजस्ट हो सकता है। वैसे ही सेंट्रल जीएसटी में भी पहले सेंट्रल जीएसटी की जो लायबिलिटी रहेगी उसके सामने एडजस्ट होगा, फिर अगर पोर्शन बचा तो स्टेट जीएसटी की लायबिलिटी के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। फिर स्टेट जीएसटी की जो भी क्रेडिट है वो पहले स्टेट जीएसटी की लायबिलिटी के सामने एडजस्ट होगी, और फिर पोर्शन कोई भी बच गया तो फिर सेंट्रल जीएसटी के सामने एडजस्ट हो सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था ध्यान में रखने वाला। फिर है जीएसटी लेवी। हम लोग कौन सा ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या चार्ज करना है, वो ये स्लाइड दिखाता है कि कभी सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है और कभी आईजीएसटी चार्ज करना है। तो ये दो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि कभी कौन सा जीएसटी चार्ज करना है। जब भी गुड्स राजकोट से सूरत, मतलब कि विद इन द स्टेट है, गुजरात में ही अगर सेल हो रहा है, तो राजकोट वाली पार्टी जो है वो इनवॉइस रेज करेगी सूरत को, और सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज करेगी और सूरत को गुड्स बेचेगी। मतलब विद इन द स्टेट है तो आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करना है, और अगर इंटर स्टेट है, गुजरात से अगर गुड्स महाराष्ट्र में बेच रहे हो तो आपको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंप्राइजिंग ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का मिश्रण मतलब आईजीएसटी। तो अगर आप विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, और अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। फिर है नो सब्सिक्वेंट सेल और सेल इन ट्रांजिट अंडर द सीएसटी एक्ट अगेंस्ट फॉर्म E1 एंड E2। दोस्तों 30 जून 2017 तक सीएसटी एक्ट में एक एग्जेम्पशन था कि अगर सब्सिक्वेंट सेल करोगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट सेल में रखा गया था। तो अभी सीएसटी एक्ट में ऐसा कोई एग्जेम्पशन दिया नहीं गया है। प्राइमरी सेल हो या फिर सेकेंडरी सेल हो, आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ये भी एक बेटर एग्जांपल से हम लोग समझने की ट्राई करते हैं। मिस्टर डब्ल्यू इन पंजाब, वो मिस्टर एक्स इन बिहार को गुड्स सेल करता है, तो मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर डब्ल्यू को बोलते हैं कि जो इनवॉइस है वो बिहार में भेज दो, बट जो गुड्स है वो दिल्ली में डिलीवर करो। और मिस्टर डब्ल्यू ने ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पंजाब से गुड्स दिल्ली भेज दिया, बट जब भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में था तभी मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई जो यूपी में है उसको गुड्स सेल कर दिया। एक्चुअल में गुड्स है वो यूपी में डिलीवर नहीं होता है, बट जो गुड्स का जो टाइटल था, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल था, वो मिस्टर वाई के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। बट जब भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में होता है तभी ये सब्सिक्वेंट सेल का फंडा आता है, और तभी ही एंडोर्सिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफ़र हो सकता है। वैसे ही मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड जो दिल्ली में है उसको एंडोर्सिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल थ्रू उसने गुड्स का जो डॉक्यूमेंट टाइटल है वो ट्रांसफ़र कर दिया, और गुड्स जो है वो एक्चुअल में यूपी भी नहीं गया है, वो सीधा दिल्ली गया है। तो जब भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में है तभी ही मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को गुड्स सेल कर दिया और डॉक्यूमेंट टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया। तो फाइनली जो गुड्स है वो दिल्ली में डिलीवर हुआ और जेड ने उसको कलेक्ट किया। मतलब मिस्टर एक्स जो बिहार में है उसने मिस्टर वाई को यूपी में डॉक्यूमेंट टाइटल था वो ट्रांसफ़र किया, तो वो हुआ सब्सिक्वेंट सेल्स। मिस्टर वाई ने जेड को जो डॉक्यूमेंट टाइटल ट्रांसफ़र किया वो भी हुआ सब्सिक्वेंट सेल्स। तो सीएसटी एक्ट में ये जो सब्सिक्वेंट सेल था वो पूरा एग्जेम्प्ट था, उसमें कोई टैक्स नहीं था, और मिस्टर वाई ने जो जेड को ट्रांसफ़र किया वो भी एक सब्सिक्वेंट सेल है और उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता था। बट अभी ये जो एग्जाम्पशन दिया गया था वो विड्रॉ हो गया है, तो अभी इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। मतलब E1 E2 का जो भी कॉन्सेप्ट था वो अब नहीं रहा है। दोस्तों एक और पॉइंट बेयर एक्ट में दिया था, एक्सपोर्ट सप्लाईज अंडर फॉर्म H और सप्लाईज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर फॉर्म I। पहले ट्रांसपोर्ट जो एक्सपोर्ट जो करना था
वो हम लोग फॉर्म एच के थ्रू करते थे और फॉर्म आई थ्रू हम लोग SEZ में ट्रांसफ़र करते थे। तो ये जो पॉइंट है उसके सामने बेयर एक्ट में नॉट अवेलेबल करके कमेंट डाला गया है। तो अभी इसकी ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। जब भी ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगी तभी हम फिर से डिस्कस करेंगे ये पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टॉक ट्रांसफ़र का। ये भी पॉइंट में थोड़ा चेंजेस हुआ है। पहले अगर स्टॉक ट्रांसफ़र करना था तो हम लोग CST चार्ज करे बिना ही फॉर्म F थ्रू ट्रांसफ़र कर देते थे और कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती थी। बट GST लॉ में स्टॉक ट्रांसफ़र करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो GST की लायबिलिटी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर M के पास मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, अलग अलग प्लेस से वो बिजनेस रन कर रहे हैं। तो एक प्लेस जो है वो महाराष्ट्र में है और दूसरा जो है वो बिहार में है। तो मिस्टर M को महाराष्ट्र से गुड्स बिहार में भेजना है तो वो स्टॉक ट्रांसफ़र नोट इश्यू करेगा और स्टॉक ट्रांसफ़र नोट में गुड्स का डिस्क्रिप्शन, गुड्स का रेट और उसके ऊपर IGST चार्ज करेगा और फिर वो बिहार में गुड्स भेज सकता है। विदाउट IGST वो बिहार में गुड्स भेज नहीं सकता है। इन शॉर्ट अभी फॉर्म F का कॉन्सेप्ट भी एबोलिश हो गया है। अभी F फॉर्म का जो फंडा है वो कंटिन्यू नहीं होगा। अभी स्टॉक ट्रांसफ़र जो है विद इन द स्टेट ट्रांसफ़र करना है स्टॉक को टू ब्रांचेस और कंसाइनमेंट एजेंट्स विद इन द स्टेट। तो इसमें भी आपको SGST एंड CGST चार्ज करना पड़ेगा और इसमें एक कंडीशन दी गई है, अगर दोनों ब्रांचेस का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है तो आपको CGST एंड SGST चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है तो CGST और SGST के बिना गुड्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो ब्रांच है वो अहमदाबाद में है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1 2 3 4 एंड 5। ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर होता नहीं है, ये हम लोग ने एग्जांपल के लिए लिया है। वो अहमदाबाद से जो गुड्स है वो राजकोट में ट्रांसफ़र करता है। राजकोट की जो ब्रांच है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 6 7 8 9 एंड 0। तो ये दोनों ब्रांच का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डिफरेंट है, तो उसकी वजह से SGST एंड CGST लगाना पड़ेगा और फिर गुड्स ट्रांसफ़र हो सकता है। दोस्तों ये दो जो स्लाइड थी उसका एक शॉर्ट में चार्ट प्रिपेयर किया है, तो वो एक बार देख लेते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। स्टॉक ट्रांसफ़र टू ब्रांचेस या तो फिर कंसाइनमेंट एजेंट, इसमें दो पार्ट है, इंटरस्टेट ट्रांसफ़र और इंट्रास्टेट ट्रांसफ़र। इंटरस्टेट ट्रांसफ़र मतलब दूसरे स्टेट में अगर गुड्स ट्रांसफ़र करेंगे तो वो पूरा टैक्सेबल है, और इंट्रास्टेट ट्रांसफ़र जो है उसमें भी दो पार्ट है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट है तो टैक्सेबल है और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है तो वो नॉन टैक्सेबल है। मतलब पहले F फॉर्म थ्रू हम लोग गुड्स ट्रांसफ़र करते थे, अभी हम लोग को GST चार्ज करना पड़ेगा, IGST या फिर CGST एंड SGST। अभी लास्ट पॉइंट है स्मॉल ट्रेडर्स का। स्मॉल ट्रेडर्स जो है उसको गवर्नमेंट ने एक कॉम्पोजिशन स्कीम दिया है। कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर कोई भी ट्रेडर का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख से कम है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है। ₹50 लाख की भी लिमिट है, बट वो फ्यू स्टेट्स जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आते हैं, सिक्किम फॉर एग्जांपल, तो उन लोग को 50 लाख का एक लिमिट दिया गया है। उसका टर्नओवर अगर 50 लाख से कम है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। ये कॉम्पोजिशन स्कीम देने का ऑब्जेक्टिव है वो सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करने का स्मॉल ट्रेडर्स को, और कंप्लायंस कॉस्ट जो है हर महीना रिटर्न फाइल करना, पेमेंट करना, वो सब जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो स्मॉल ट्रेडर्स को बेनिफिट देने के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम दिया गया है। और कॉम्पोजिशन स्कीम है वो एक ऑप्शनल है, जो भी एलिजिबल पर्सन है वो ये स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो सिर्फ बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन जो भी करते हैं उसको सूटेबल है। दोस्तों ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो भी पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम लेगा उसको इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई जो है वो नहीं कर सकते हैं, वो दूसरे स्टेट में गुड्स सेल नहीं कर सकते हैं। जो भी टैक्सेबल पर्सन है और कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर रहा है उसको क्रेडिट चेन से आउट कर दिया गया है।
मतलब वो कोई भी चीज़ की क्रेडिट नहीं ले सकता है। वो रजिस्टर्ड डीलर से अगर परचेस करेगा तो रजिस्टर्ड डीलर जो है वो जीएसटी चार्ज करके देगा। बट कंपोजिशन स्कीम अगर आपने लिया है तो आप कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकते हो। कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद आपको टैक्स का पेमेंट कैसे करना है उसका जो कंडीशन दिया है वो एक टेबल में दिया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको, उसने अगर कंपोजिशन स्कीम अवेल किया है और मैन्युफैक्चरिंग में वो आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट जैसी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर नहीं करता है, तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। और वो 2% ऑफ टर्नओवर गवर्नमेंट को पे करेगा। 1% जो है वो सेंट्रल जीएसटी भरेगा और 1% जो है वो स्टेट जीएसटी भरेगा ऑफ टर्नओवर। दूसरा केस है रेस्टोरेंट सर्विसेज, जो अल्कोहल की सर्विसेज नहीं देते हैं, नॉर्मल रेस्टोरेंट सर्विसेज है और उसका टर्नओवर जो है वो 75 लाख से कम है, तो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। और 5% ऑफ टर्नओवर का टैक्स पेमेंट वो गवर्नमेंट को करना है। 2.5% जो है वो सेंट्रल जीएसटी के तौर पे करना है और 2.5% है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को करना है। टर्नओवर का 5% आपको गवर्नमेंट को पे करना है। और ये जो दो कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो भी छोटे ट्रेडर्स है और जो भी अदर सप्लायर है कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, उसको 1% ऑफ टर्नओवर गवर्नमेंट को देना है, 0.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 0.5% स्टेट गवर्नमेंट को। टोटल टर्नओवर का 1% आपको गवर्नमेंट को देना है। दोस्तों ये था कंपोजिशन स्कीम। दोस्तों हम लोग ने 8 पॉइंट डिस्कस किए। ये 8 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और थोड़ा नॉलेज भी बड़ा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपको तुरंत ही वो वीडियो मिल जाए। गाइस मैं गिरिराज टैक्स एंड बुक कीपिंग सर्विसेज से आपको अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और जीएसटी के बारे में कोई भी जानकारी की ज़रूरत पड़े तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारा कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है, तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग पूरी ट्राई करेंगे आपका प्रॉब्लम या डाउट सॉल्व करने की। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और जल्दी ही हमारा दूसरा वीडियो भी आएगा, तो उसको भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब